हाय गुड मॉर्निंग जी। चलिए अब हम लोग कर रहे हैं पार्ट नंबर 3 गेट 2024 बायोटेक मतलब बीटी, इसके रिस्पॉन्स के आंसर्स को समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सिंथेटिक ऑक्सीजन्स दैट डज या डू नॉट अकर नेचुरली। और देखिए क्वेश्चन जो था वो मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन था। अब हमारे पास यहाँ कॉमनली यूज्ड सिंथेटिक ऑक्सीजन्स हैं एंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। अब क्या एंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड है हमारे पास? हाँ जी है। फिर है नैप्थलीन एसिटिक एसिड, नैप्थलीन एसिटिक एसिड भी है, और 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, तो ये भी अवेलेबल है। तो ये हमारे पास ए, सी और डी ये आंसर ऐसे करेक्ट। एंडोल 3 एसिटिक एसिड जिसे हम लोग IAA भी कहते हैं, ये आपका नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन था जो प्लांट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है मैच द डिजीज विद इट्स बायोलॉजिकल वेक्टर। अब यहाँ जो डिजीज के नाम है वो है चागास डिजीज, ट्राइपनोसोमिया, फिर लेशमैनियासिस है और येलो फीवर। और जो वेक्टर्स दिए गए हैं वो हैं टिसी फ्लायर्स, मॉस्किटोज हैं, सैंड फ्लाइज हैं और रेडिविड बग्स हैं। चलिए बारी बारी देखते हैं। ये रेडिविड बग्स को हम लोग किसिंग बग्स भी कहते हैं और ये चागास डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो कि अल्टीमेटली ट्राइपनोसोमा की ही एक वैरायटी से कोज होती है। टिसी फ्लाई जो है ये बहुत सारे ट्राइपनोसोमा की डिजीज के साथ एसोसिएटेड है। और अगर हम बात करें लेशमैनिया की तो उसके लिए सैंड फ्लाई हमें देखने को मिलती है जो बीमारी कोज कर रही होती है। अब यहाँ पे हम लोग चीज़ों को, अब इस इंफॉर्मेशन को हम लोग असेंबल कर लेते हैं अपने ऑप्शंस में। तो देखिए चागास डिजीज ये कोज हो रही है रेडिविड बग्स के द्वारा, पी का ऑप्शन नंबर 4। अब हालांकि इस एक ऑप्शन से ही हमारे पास आंसर तो मिल गया ना कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही पी का 4 है, बट बाकी भी चेक कर लेते हैं। येलो फीवर जो है ये मॉस्किटो के द्वारा कोज होता है, एस का 2। ट्राइपेनोसोमाइसिस जो है ये टिसी फ्लास के द्वारा होता है, क्यू का 1। और लेशमैनियासिस मतलब आर ये बचा हुआ 3 के साथ ही जाएगा, यानी कि सैंड फ्लाइज के हाथ में। तो ये इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 1 44 के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 में कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स दिए गए हैं और उनका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम है, टे शक डिजीज है और डाउन सिंड्रोम है। अब डाउन सिंड्रोम के बारे में जानते हैं, ये क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा होने की वजह से होता है। अब जैसे कि टे शक डिजीज थी ये इन्वॉल्व होती है अल्टीमेटली लिपिड मेटाबॉलिज्म के साथ में, जहां पर कुछ ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं उनका डिग्रेडेशन प्रॉपर्ली नहीं होता। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम ये DNA डैमेज में जो गड़बड़ होती है, डैमेज रिपेयर वाली कहानी। और सिकल सेल एनीमिया हीमोग्लोबिन की स्टोरी। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मैच करना। सबसे पहले देख लेते हैं सिकल सेल एनीमिया को, और यहाँ पे ग्लोबिन जीन है बीटा, तो पी का 3। अब पी का 3 मेरे पास दो ऑप्शन में है ए और सी। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम ये न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर NER, क्यू का 1। तो आंसर तो मिल गया हमें, आंसर है सी। बाकी चेक कर लेते हैं। आर टे शक डिजीज ये म्यूटेशन इन हेक्सोअमीनेज ए जीन। और डाउन सिंड्रोम ये हमें जाके मिलने वाली है ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 के साथ। क्वेश्चन नंबर 46 है मैच द आइटम विद इट्स कॉरस्पॉन्डिंग यूज। ग्लूटामीन है, ट्रिप्सिन है, हाइपोजैंथिन है और नियोमाइसिन है। तो मैं याद होगा ट्रिप्सिन जो है ये डिटैचमेंट ऑफ एडहेरेंस सेल, जब हम लोग कभी सेल प्रिपेयर कर रहे होते हैं, कल्चर कर रहे होते हैं एनिमल सेल्स को, तो सरफेस से हटाने के लिए हम ट्रिप्सिन का इस्तेमाल करते हैं, क्यू का 1। क्यू का 1 मेरे पास इन दो ऑप्शनों में रखा हुआ है। देन हाइपोजैंथिन, अमीनोपेटेरिन वगैरह कुछ तो मैं याद आ रहा हो, तो ये हमने हाइब्रिडोमा सेल सिलेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। अ कंपोनेंट ऑफ मीडिया फॉर सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिडोमा इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन। आर का है 4, तो आंसर तो मिल गया ना आपको यहाँ पे सी वाला। अब रही नियोमाइसिन, तो भाई ये एक एंटीबायोटिक है, तो कहीं ना कहीं पक्का सिलेक्शन में काम आएगा, यानी कि एस का 2 जो यहाँ दिया हुआ भी है। और फिर बचा ग्लूटामीन, तो ये कार्बन एंड नाइट्रोजन सोर्स के रूप में इस्तेमाल हो सकता है मीडियम के अंदर, पी का 3। तो ये कंप्लीट आंसर हमारे सामने आ गया। ये क्वेश्चन असल में एनिमल टिश्यू कल्चर से आया हुआ सवाल है, जहां पर जो एनिमल टिश्यू कल्चर में हम कॉमन चीजों की बात करते रहते हैं जगह जगह, ये वो एक साथ क्वेश्चन के अंदर डाली हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47 विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ द एंजाइम। ऑप्शन दे रखा है इट बाइंड टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ओनली, इट बाइंड टू द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइड ऑफ द एंजाइम ओनली, it bind to the both free enzymes and enzyme substrate complex, or it reduce the Vmax of the enzyme.
देखिए जहां तक बात रही बाइंड करने की, तो ये बाइंड तभी कर पाता है जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन चुका हो। फ्री एंजाइम से ये इंटरेक्ट नहीं करता। और रही बात कि भाई क्या प्रॉपर्टी पे इफेक्ट डालता है, तो देखिए अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के एम को भी रिड्यूस करता है और वी मैक्स को भी रिड्यूस करता है। ये खास बात है। जब भी कभी हम लोग इनहिबिशन की बातें करते हैं तो इन्हीं पॉइंटों के हिसाब से हमें इस बात को रिवाइज भी करना होता है। तो चलिए अब देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है, इट बाइंड टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ओनली, ये है ट्रू। इट बाइंड टू द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम ओनली, ये हो गया फॉल्स। इट बाइंड टू बोथ फ्री एंजाइम एंड एंजाइम सबस्ट्रेट, ये भी छोड़ दो। देखिए हमने ये भी कहा ना कि वो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट से बाइंड नहीं कर रहा, उसकी बाइंड करने के लिए एक अलग साइट अवेलेबल है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी गलत था। अब ऑप्शन नंबर 3 जो है वो फ्री एंजाइम और एंजाइम सबस्ट्रेट दोनों से बाइंड करेगा, ये कहानी भी फॉल्स है। और ये रिड्यूस करता है वीमैक्स को, हाँ जी ये करता तो है बिल्कुल, और ये केएम को भी करता है। तो मोरलेस स्टेटमेंट नंबर डी और स्टेटमेंट नंबर ए दोनों करेक्ट है। अब इन्होंने अगर ये कहा होता इट रिड्यूसेस द वीमैक्स ओनली ऑफ द एंजाइम, तो हम डी को पिक ना करते। छोटे छोटे शब्द जो है मतलब बदल देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 के करेक्ट आंसर है ए एंड डी। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 48 की। अगेन मैच करना है कॉलम 1 विद द कोरस्पॉन्डिंग टेक्निक्स। ब्लू लेजर का जिक्र किया गया है, टंगस्टन फिलामेंट, N15 लेबल्ड प्रोटीनल, पोली एक्रालामाइड, और सामने कुछ टेक्निक्स के नाम दे रखे हैं। तो भाई छूटते सबसे पहले तो एक्रालामाइड को पकड़ लो। ये है इलेक्ट्रोफोरेसिस की कहानी, S का 3 मेरे पास 2 ऑप्शन के अंदर रखा हुआ है। टंगस्टन फिलामेंट जो है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की कहानी थी, Q का 1, तो Q का 1 यहाँ है, यहाँ नहीं, तो आंसर तो मुझे मिल गया ऑप्शन नंबर ए। आप बाकी भी चेक कर लीजिए। ब्लू लेजर जाएगा फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग के पास, और N15 लेबलिंग जाएगी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस कहानी में। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 50 की। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ मैमेलियन सोमेटिक सेल्स फेल्स टू अंडरगो माइटोसिस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इनिशिएशन ऑफ सेल प्लेट फॉर्मेशन, ये सेल डिवीजन का लास्ट स्टेप है। अगर सेल प्लेट की फॉर्मेशन होगी तो सेल दोस्तों बटी जाएगी। हम यहाँ कह रहे हैं कि सेल फेल हो जाएगी माइटोसिस करने में। काजमेटा फॉर्मेशन वाली कहानी मियोसिस में आती है। अब आती है बात इनकम्प्लीट डीएनए रेप्लिकेशन। देखिए सेल साइकिल में वेरियस चेक पॉइंट्स हैं। अगर डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो सेल G2 फेस में अटक करके बैठ जाएगी, क्योंकि वहां आगे प्रोसेस शुरू होने वाली। सिमिलरली अगर इररिपेयरेबल डीएनए डैमेज हुआ है, ऐसा डीएनए का डैमेज जिसे रिपेयर ना कर सकते हो, तब भी डीएनए डैमेज चेक पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अब चाहे ये सेल जिस फेस में भी हो, G1, S, G2 या M फेस में, जहां भी है, ये वहीं पर अटक के रह जाएगी और सेल साइकिल कंप्लीट होने वाली। तो यहाँ 2 कंडीशन है जो माइटोसिस को नहीं होने देंगी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बिलो मेंशन्ड मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस इज आर ट्रू। अब यहाँ पे हमें एक सीक्वेंस दी हुई है मैसेंजर आरएनए की, और इस सीक्वेंस के बारे में कुछ बात कर रखी है। स्टार्टिंग देखिए यहाँ पे है, इट कोड्स फॉर 9 अमीनो एसिड, इट कंटेन 10 कोडोन्स, इट कंटेन्स 9 कोडोन्स, इट कोड फॉर 8 अमीनो एसिड। अब इन 4 में से आपको ऑप्शन पिक करने हैं। MSQ है, मल्टीपल सिलेक्शन है। तो पहला जो कोडोन आपको दिखाई दे रहा है UGA, क्या ये कोड करता है कुछ? भाई UAA, UAG और UGA ये 3 स्टॉप कोडोन्स हैं। तो यानी कि ये पहले अल्फाबेट से कहानी शुरू नहीं होने वाली। आपको याद है स्टार्टिंग कोडोन कौन सा होता है जहां से प्रोटीन को पढ़ना शुरू करते हैं? तो भाई AUG है स्टार्ट कोडोन। तो अब 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ स्कैन करना शुरू कर दो और ढूंढो कोई AUG कहाँ है, तो आपको बहुत जल्दी एक AUG मिल जाएगा। ये है आपका फर्स्ट कोडोन। इसके बाद सेकंड कोडोन, फिर इसके बाद थर्ड कोडोन। अब आपको रीडिंग फ्रेम मिल गया ना, AAC 4th, CGG 5, GAA 6th, CGA 7th, AUU 8th एंड UAA 9th। तो कुल मिलाकर के आपके पास ये 9 कोडोन देखने को मिल गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जो ऑप्शन नंबर 1 है वो ये कह रहा है कि इट कोड्स फॉर 9 अमीनो एसिड। तो क्या यहाँ 9 अमीनो एसिड कोड हो रहे हैं? नहीं, अमीनो एसिड कोड होंगे 8। AUG कोड करेगा 1 अमीनो एसिड, ये दूसरा, तीसरा, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th। जो 9th कोडोन है वो तो स्टॉप कोडोन है। इट कंटेन 10 कोडोन, 10 भी नहीं है। इट कंटेन 9 कोडोन द रीडिंग फ्रेम, तो यहाँ रीडिंग फ्रेम में 9 कोडोन है, ये स्टेटमेंट ट्रू है।
और इट कोड फॉर 8 अमीनो एसिड्स, ये 8 अमीनो एसिड को कोड करेगा, ये बात भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी ये हैं करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 51 का। क्वेश्चन नंबर 52, which of the following condition induces the expression of beta galactosidase gene in the lac operon? लैक ऑपरॉन में बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन कब एक्सप्रेस करेगी? जब लैक ऑपरॉन ऑन होगा। लैक ऑपरॉन ऑन होने के लिए सबसे पहली बात प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज होना चाहिए और दूसरी बात अब्सेंस ऑफ ग्लूकोज होना चाहिए। जब तक ये दोनों कंडीशन मैच नहीं करेंगी तब तक लैक ऑपरॉन चलने वाला नहीं है। देखिए साहब, अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया प्रेफरेंशियली ग्लूकोज को खाना चाहेगा। ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो वो एडिनाइल साइक्लेज नाम के एंजाइम को इनहिबिट करेगा जो साइक्लिक एमपी बनाया करता था। अब साइक्लिक एमपी नहीं बनेगा तो कैप प्रोटीन बाइंड नहीं करेगा डीएनए से और वो आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प नहीं करेगा रिकॉग्नाइज करने में प्रमोटर के, तो लैक ऑपरॉन काम नहीं करेगा। अब चाहे रिप्रेसर ऑपरेटर पे बैठा हो या ना बैठा हो, इट डजंट मैटर, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड नहीं करने वाला। तो इसलिए प्रायोरिटी पहली चीज होती है ग्लूकोज एब्सेंट होना चाहिए और अब इसके बाद नंबर आता है कि लैक्टोज आपका प्रेजेंट होना चाहिए ताकि जो रेगुलेटरी प्रोटीन है वो ऑपरेटर पे जाके बैठ ना जाए, तब जाकर के लैक ऑपरॉन अपना काम कर पाता है। आप भी आने वाले एग्जाम की तैयारी शुरू से शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक के साथ एडवांस लेवल तक। CSIR नेट, गेट, DBT, iFly के साथ ही तैयारी ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9013902981। iFly के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए गूगल कीजिए #iFlyNetGate। चले फिर जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो में। बाय बाय।